अस्सलाम वालेकुम और टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट सिकल सेल डिज़ीज़। तो सिकल सेल डिज़ीज़ के बारे में ना हम मैट्रिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सिकल सेल डिज़ीज़ में रेड सेल सिकल शेप हो जाते हैं, उनकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है, पेशेंट अनीमिया के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये MBBS का टॉपिक है। अच्छा, सिकल सेल है क्या? पहले ये एक हेरेडिटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, विरासती एक बीमारी है। इसमें होता क्या है, हीमोग्लोबिनोपैथी है। क्या चीज़ है? कॉमन हेरेडिटरी हीमोग्लोबिनोपैथी, क्योंकि इसमें मेनली जो चीज़ अफेक्ट होती है वो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिनोपैथी है। अभी क्यों होती है? पॉइंट म्यूटेशन होती है बीटा ग्लोबिन चेन में। अच्छा, हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स होती हैं, आपको पता है 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 ही बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, हीमोग्लोबिनोपैथी क्यों हो रहा है? पॉइंट म्यूटेशन है, और पॉइंट म्यूटेशन किस में हो रही है? बीटा ग्लोबिन चेन में होती है, ठीक है। अब इसकी वजह से कोई 4-5 चीज़ें होंगी जो उसकी डेफिनेशन में ही इंक्लूड होती हैं, या आपने 4-5 पॉइंट्स उसकी डेफिनेशन में या मेन जो ऊपर इंट्रो देते हैं उसमें लिखना होता है। सबसे पहले आपके पास डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन जब उसकी हो जाएगी तो आपके पास रेड सेल पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एक रेड सेल डिस्टॉर्ट हो चुका है तो फिर जाहिर है अनीमिया होगा, उसकी हीमोलिसिस हो जाएगी, तो हीमोलिटिक अनीमिया। जब हीमोलिटिक अनीमिया, रेड सेल डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, तो वो अगर वो वेजल्स के अंदर ही हैं तो उन वेजल्स को ब्लॉक कर देंगे। अब जब वेजल्स भी ब्लॉक हो गई हैं और टिश्यूज़ तक ब्लड नहीं पहुंचता है तो इन इस्कीमिक टिश्यू डैमेज होगा, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा सा रिपीट करें, सो इट इज़ अ कॉमन हेरेडिटरी हीमोग्लोबिनोपैथी that is caused by a point mutation in the beta globin chain, जिसकी वजह से पहली बात पॉलीमराइजेशन, रेड सेल डिस्टॉर्शन, देन hemolytic anemia, microvascular obstruction and lastly we have the ischemic tissue damage, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है? होता ही है, अच्छा पहले सबसे पहले पैथोजेनेसिस में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेड सेल आपके पास पैथोजेनेसिस में आपको किस टाइप के मिल रहे हैं कि उनके जो साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड होता है ना, साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है ना, वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है। साइटोसोल साइटोप्लाज्म को बोलते हैं, ठीक है। तो रेड सेल का साइटोसोल है वो विस्कस और जेल में तब्दील हो जाता है, ठीक है। अब जो HbS है, HbS हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एस को, जो सिकल सेल डिजीज़ में हीमोग्लोबिन होती है ना वो। अब वो अक्यूमुलेट किस तरह करते हैं? नीडल लाइक फाइबर्स बन जाते हैं, जिसको जब नीडल लाइक फाइबर्स आपको जो रेड ब्लड सेल के अंदर मिलते हैं, तब इसको उस सेल को क्या कहते हैं? सिकल सेल या होली लीफ शेप सेल। ये देखो, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करके बताऊं, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपके पास जो एक रेड सेल है उसके अंदर जो साइटोसोल है वो थोड़ा विस्कस टाइप हो गया, पहले जो लिक्विड ही था, ठीक है। फिर जो अंदर HbS पड़ी हुई है ना, उसने फाइन नीडल लाइक शेप ले ली है। अब जब ये फाइन नीडल लाइक शेप ले रही है तो इस रेड ब्लड सेल को हम क्या कहेंगे? सिकल शेप सेल है या होली लीफ सेल है, ठीक है, होली लीफ सेल है। अब उन्होंने बोला है कि जो आपके पास पैथोजेनेसिस में कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिन पे, अच्छा हमने बोला सिकलिंग कैसे हुई है? विस्कस जेल है, HbS मॉलिक्यूल्स नीडल लाइक फाइबर्स में सैंपल हो जाएंगे और उस सेल को हम सिकल सेल कहते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जो है सिकलिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो है कि इंटरेक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एस विद अदर टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अब देखो हमारी जो सेल हैं उनमें किस टाइप की हीमोग्लोबिन होती हैं। ये देखो आपके पास किस किस टाइप की हीमोग्लोबिन है। वी हैव हीमोग्लोबिन A2, जिसमें दो अल्फ़ा 2 चेन्स होती हैं, 2 ये डेल्टा चेन्स होती हैं, ठीक है। फिर हमारे में जो नॉर्मल एडल्ट में होती है वो हीमोग्लोबिन A होती है, जिसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होती हैं। A2 में 2 अल्फ़ा एंड 2 डेल्टा, एंड फीटल में 2 अल्फ़ा एंड 2 गैमा होती हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये HbS है जो कि सिकल सेल्स में होती है। अब मेनली है कि HbS का इंटरेक्शन विद अदर टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन्स, ये वो हीमोग्लोबिन है A2 A एंड F, ठीक है। मोस्टली जो सिकल सेल्स होते हैं इसमें 40% HbS होती है और बाकी HbA होती है। HbA क्या करती है? HbS को पॉलीमराइज नहीं होने देती। जब HbA HbS को पॉलीमराइज नहीं होने देगी तो अच्छी बात है ना, ये अगर वो पॉलीमराइज नहीं होगा तो सिकलिंग नहीं होगी, ठीक है। बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें क्या होता है, HbS जो है वो पॉलीमराइज होता है। वो कौन सी कंडीशन है? हाइपोक्सिया, ठीक है। फिर आगे आ जाता है आपके पास सेकंड थिंग इज़ MCH, इट इज़ मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन।
जितना मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतनी ही चांसेस ऑफ सिकलिंग भी ज़्यादा होगी। अब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कैसे ज़्यादा हो सकता है? सपोज़ अगर उस सेल की डिहाइड्रेशन हो गई है, जब डिहाइड्रेशन है साइटोप्लाज्म का लेवल कम, तो ज़्यादा उस सेल में क्या होगा, हीमोग्लोबिन ही होगी ना। तो जब वो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगी तो फिर डिहाइड्रेशन, और जैसे ही अगर आपके पास मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम होगी, सिकलिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है। देन इंट्रासेलुलर पीएच। इंट्रासेलुलर पीएच का जैसे ही पीएच कम होती है तो आपके पास क्या होता है, पीएच कम, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम। देखो पीएच कम होगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो आपके पास सिकलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पीएच का रोल था। एंड लास्टली इज द ट्रांजिट टाइम ऑफ आरपीसीज थ्रू माइक्रोवास्कुलर बेड्स। अच्छा, अब जितना ट्रांजिट टाइम कम होगा सपोजिटली उन वेजल्स में जो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है और ज़्यादा अडेसिव है। ठीक है, अगर जो चीज़ इन्फ्लेम होती है उसके उस वेजल के एपिथेलियल सेल्स एडेसिव मॉलिक्यूल्स को जो है वो अपने सेल्स के ऊपर शो करते हैं ना, तो जितना ही ज़्यादा इन्फ्लेम्ड जो है ब्लड वेजल होगी आरबीसी, उतना ही स्लोली वहाँ से गुजरेंगे, और जितना स्लो गुजरेंगे उतनी ही चांसेस ऑफ सिकलिंग भी फिर ज़्यादा हो जाती है। तो आपने ये 4 चीज़ें याद रखनी है, इंटरेक्शन विद एचबीएस और एचबीएस विद अदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, फिर आपके पास पीएच का रोल आ जाता है, उसका ट्रांजिट टाइम आ जाता है, एंड मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आ जाती है। ठीक है, इसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस में ना एक ही डायग्राम समझने वाली है। इस डायग्राम को समझ लो, आपके पैथोजेनेसिस में 1 2 4 वो वेरिएबल्स लिख देना, एंड देन ये लिख देना। पहली बात ये थी कि आपके पास ये HbA था नॉर्मली, उसकी जगह अब ये HbS बना है। ठीक है, अब ये HbS क्या करेगा, आरबीसीज में HbS से, अब HbS की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उतनी तो नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेशन हो जाती है। जब एक सेल की डीऑक्सीजनेशन हो जाती है वो डिहाइड्रेट होगा, जिसमें HbS है उसने क्या होना, डिहाइड्रेट में क्या होगा, सबसे पहले वाटर और पोटेशियम आइंस लूज़ कर देगा, और उसके अंदर इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम का। पोटेशियम एंड वाटर लूज़ हो गया है और कैल्शियम का इन्फ्लक्स। अब इस पॉइंट पे आके आपने आगे 2 तरीक़ों से जाना है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी चल सकता है। डीऑक्सीजनेशन के बाद सबसे पहले आपने याद रखना क्या क्या चीज़ें उस सेल के अंदर से बाहर आ रही हैं, वाटर एंड पोटेशियम, जो सेल के अंदर क्या जा रहा है, कैल्शियम। अब या तो उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, वो इरिवर्सिबली सिकल सेल होगा, हिमोलिसिस हो जाएगी। कैल्शियम अंदर गया, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, हिमोलिसिस होगी, और सेल सिकल सेल चला, मतलब सिकल सेल शेप होगा, हिमोलिसिस। सेकेंडली ये हो सकता है कि अगर उस सेल की ऑक्सीजनेशन अगर हो भी गई है, ऑक्सीजनेशन अगर, मतलब ये कंडीशन है कि अगर उसकी ऑक्सीजनेशन हो भी है लेकिन फिर भी वो सेल डिहाइड्रेटेड है क्योंकि उसमें से पानी निकल चुका है और उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी है, तो डीऑक्सीजनेशन, उसके ऑक्सीजनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रांजिट टाइम्स भी अब उसका प्रोलॉन्ग हो गया, डीऑक्सीजनेशन भी है, तो माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन करेगा। दोबारा अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले सेल की डीऑक्सीजनेशन हुई, वाटर एंड पोटेशियम सेल से आउट, मतलब उसका आउटफ्लो हुआ, कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम की वजह से अब 2 रोल्स आगे चलने हैं, या तो अगर उसकी ऑक्सीजनेशन हो भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सेल ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है और मेम्ब्रेन उसकी डैमेज हो रही है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन भी डैमेज है तो फिर क्या होगा उस सेल में, वो क्या करेगा, माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन ही करेगा ना, क्योंकि एक तो उसका ट्रांजिट टाइम भी अगर सपोजली हम प्रोलॉन्ग कर दे और डीऑक्सीजनेशन हो जाए। देन कैल्शियम गया तो वहाँ पे अपने मेम्ब्रेन डैमेज कर देनी है। जब मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो एक्सटेंसिव क्या होगा, सिकल सेल बन जाएंगे, वो भी इरिवर्सिबली सिकल सेल्स बनेंगे। देन हिमोलिसिस, तो इसी तरह हिमोलिसिस होती है और इस तरह माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन होती है, और यही पैथोफिजियोलॉजी में अगर आप डायग्राम बना किसी को एक्सप्लेन कर दो तो डैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है,